नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। ये चैनल यूपीएससी एपीएफसी के लिए पूरा लेबर लॉ कवर करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आपको लेबर लॉ बताएंगे स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में। दूसरा क्या करेंगे, हम जितने टॉपिक लेबर लॉ में आते हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे और हम आपको डायग्राम टेबल के फॉर्म में ऐसे समझा देंगे ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और जो भी लेबर लॉ में अमेंडमेंट होगी हम आपको सारी वो बताएंगे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, हम जितने भी लेबर लॉ यूपीएससी एपीएफसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर कि लेबर लॉ आता है उसकी समरी दे दें, ईजिली एक्सप्लेन कर दें और शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दें आपको, और उसका क्विक रिवीजन करा दें, ठीक है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो सभी लोग जो यूपीएससी एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी ईएसआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर एनी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें लेबर लॉ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। तो पहली बार पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। ये एक्ट आया था 1972 में, ये एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पहला इसका केस कब आया। लिंकटन लैंड ऑफ द इंडिया वर्सेस वर्कमैन में ये पहला केस तब आया था। उसके इसका लीगल प्रोविज़न पहला आया था 1955 में। इसका पहला लीगल प्रोविज़न आया था 1955 में। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था 1970 में। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था 1970 में, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था 1971 में, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 ईयर ग्रेजुएटी प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। 1 साल का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जब होता है तो ग्रेजुएटी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। जब 1 साल का, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें बताया गया। पहले बेसिकली ऐसा होता था कि जब एक एम्प्लॉयर पे लगातार कितने टाइम काम करता था, 5 साल, तब वो एलिजिबल होता था पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी लेने के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट में ये बताया गया कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर पे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करता है, 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट लेता है, मतलब कि फिक्स टर्म के लिए, तो उस पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये प्रोविज़न कब लगता था, 5 सालों के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए ये पीरियड जो 5 साल का था, मतलब जो 5 साल आप रेगुलर सर्विस एक एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेंगे तब आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होंगे, ये पीरियड घटा करके 3 साल कर दिया गया है। पहले 5 साल था जर्नलिस्ट के लिए, अब इसको घटा करके 3 साल कर दिया गया है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, ठीक है। मटर्निटी बेनिफिट इसके अंदर 26 वीक का मिलता है। मतलब कि मटर्निटी बेनिफिट अगर कोई एम्प्लॉय, मतलब जो फीमेल वर्कर होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको 26 वीक की का तक बेनिफिट मिलेगा मटर्निटी बेनिफिट के अंदर, जो इसके पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव स्कोप की अगर बात करते हैं, ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। मतलब कि जब कोई एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर पर लगातार कई साल तक काम करता है और जब वो रिटायर हो, उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके और कुछ सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा कहता है लमसम पेमेंट कंसीडरेशन। इसमें क्या होता है कि लमसम पेमेंट कंसीडरेशन हो जाता है, मतलब कि मैं आपको बात बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। एक लमसम अमाउंट मिल जाता है इससे एम्प्लॉय को, जिससे वो मतलब अपनी ओल्ड एज में यूज़ कर सकता है। होल इंडिया, ठीक है, होल इंडिया पे, ये पूरे भारत पे एक्ट एप्लीकेबल होता है। मैक्सिमम ग्रेजुएटी कितनी मिलती है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मैक्सिमम 20 लाख की ग्रेजुएटी दे सकता है, ठीक है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 20 लाख की मैक्सिमम ग्रेजुएटी देता है। एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबल कहाँ होगा, दिस एक्ट एप्लीकेबल ऑन द स्टेबलाइजमेंट कवर अंडर द एम्प्लॉय डेफिनेशन। एक्ट अप्लाई टू द एवरी, एक्ट कहाँ का लगेगा, एवरी फैक्ट्री पे लगेगा, माइंस पे लगेगा, ऑयल फील्ड, रेलवे और मेजर पोर्ट हो गया, ठीक है। शॉप स्टेबलाइजमेंट जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। एनी पर्सन एम्प्लॉयड डे ऑन द प्रीसीडिंग 12 मंथ और अदर स्टेबलाइजमेंट नोटिफाइड बाय द सीजी
सम प्रोविज़न सेम प्रोविज़न। तो अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। इसमें आता है, एक आएगा स्किल्ड एम्प्लॉय आएगा, अन स्किल्ड एम्प्लॉय आएगा, नेजेरियल एम्प्लॉय आएगा, नेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लर्कियल एम्प्लॉय आते हैं। इससे एक्सक्लूड किसको करते हैं? अगर इसे एक्सक्लूड करने की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को एक्सक्लूड करेंगे और अप्रेंटिस को एक्सक्लूड करेंगे। कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या होती है? एन एम्प्लॉय shall be set to in a continuous service for which he has seen uninterrupted service। तो अनइंटरप्टेड सर्विस की अगर बात करते हैं, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कॉन्टीन्यूस सर्विस दे रहा है, इसके लिए हम अनइंटरप्टेड सर्विस की बात करते हैं अनइंटरप्टेड सर्विस को डिफाइन करते हैं नीचे, ठीक है। ये दिखा अनइंटरप्टेड सर्विस कौन सी होती है। अगर साला SALA साला या छोटा साला, ठीक है, इस केस को अनइंटरप्टेड सर्विस कहते हैं। अब ये एब्रीवेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब सिकनेस लीव अगर ली, उसने सिकनेस लीव ली है या एक्सीडेंट हुआ है, सिकनेस की लीव ली है, एक्सीडेंट हुआ है या लीव ले रखी या अब्सेंट है विदाउट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, या सीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, या स्ट्राइक पे जा रहा है वो, या ले ऑफ कर रखा है। अगर इस किसी वजह से एम्प्लॉई ऑफिस में नहीं आता अपने, तो उसको अनइंटरप्टेड सर्विस माना जाएगा। कॉन्टीन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है, ठीक है। नॉन सीजनल स्टेबलाइजमेंट में कॉन्टीन्यूस सर्विस क्या होती है? अगर 1 साल की बात करें तो उसको 2 तरह से निकालते हैं। तो 1 साल की बात करते हैं, दूसरा 6 साल की। नॉन सीजनल स्टेबलाइजमेंट की बात हो रही है 1 साल के लिए, और 6 महीने की बात हो रही है, ठीक है। 6 महीने में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 6 दिन लेस देन 6 डेज, मतलब 6 दिन से कम काम करती है, लेस देन 6 डे वर्क करती है, तो इन अ वीक, तो वो अगर वो 6 साल भर में 190 दिन प्रेजेंट रहा है, तो वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और इन अदर केसेस, मतलब जो वीक में 6 डेज काम करती है, 7 दिन काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अगर बात करते हैं, तो अगर वो लेस देन 6 डे, और अदर केसेस, अदर मतलब 6 से ज़्यादा दिन जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनके लिए कहा गया है कि अगर वो एम्प्लॉय लगातार 240 दिन, अगर लगातार 240 दिन 365 दिन में ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो माना जाएगा एलिजिबल है, क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस सर्विस है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी के लिए। 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में अगर बात करें, तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन 6 दिन से कम काम करती है, उनके लिए अगर 6 महीने में एक एम्प्लॉय मतलब 180 दिन में 95 दिन आया हुआ है, तो उसको ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और मोर देन 6 डेज जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनके लिए, या 6 डे मोर देन 6 डे काम करती है, उनके लिए अगर 120 दिन प्रेजेंट है, तब उसको माना जाएगा कि वो एलिजिबल है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी की कॉन्टीन्यूस सर्विस में, ठीक है। कॉन्टीन्यूस सर्विस पे उसकी हो रही है। सीजनल स्टेबलाइजमेंट कौन होती हैं? जो 1 साल और 6 महीने लगातार काम कर, मतलब साल या 6 महीने के लिए, मतलब कि उनका सीज़न की बेस पे उन पर काम होता है उन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉई जितने दिन सीजनल स्टेबलाइजमेंट ने काम किया है, उसका 75% दिन अगर अपने मतलब कि वहाँ पे कॉन्टीन्यूस सर्विस अपनी रेंडर करता है, तो उसको कॉन्टीन्यूस सर्विस में माना जाएगा। ग्रेजुटी पेबल, कंप्लीशन ऑफ द 5 साल की सर्विस, जब एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कॉन्टीन्यूस 5 साल की सर्विस प्रोवाइड करता है, तब उसको ग्रेजुटी मिलती है। ग्रेजुटी इन केसेस में मिलती है, क्या कहते हैं, सुपर एनिमेशन में मिलेगी, ठीक है, रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन के केस में मिलती है, इसकी डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट और डिसीज के केस में मिलती है। मतलब कि
वैसे नॉर्मली केसेस पे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5 साल के कंप्लीशन में ड्यूटी जब 5 साल लगातार सर्विस रेंडर कर देगा तभी उसको वो ग्रेजुटी देता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय मतलब कि ये एक्सेप्शंस होती है, मतलब कि 5 साल से कम भी उसने काम किया है तो भी उसको पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी मिल जाती है। ये होता है एक तो डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, दूसरा होता है डिसेबलमेंट, मतलब कि एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई या डिसेबल हो गया तब उसको ये 5 साल की कंडीशन फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ग्रेजुटी मिल जाएगी जितने साल उसने काम किया होगा उस बेस पे। ठीक है। फॉरफीचरमेंट ऑफ द ग्रेजुटी कब होता है, मतलब ग्रेजुटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की ग्रेजुटी कब जब्त कर सकता है। पार्शियल फॉरफीचरमेंट ऑफ द ऑन अकाउंट ऑफ, अगर विलफुल ओमिशन कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है, मतलब जानबूझकर और उसकी बात को नहीं मान रहा है या नज़रअंदाज कर रहा है, या डैमेज और लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी कर रहा है, या तो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी का डैमेज और लॉस कर रहा है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द अमाउंट ऑफ द लॉस। अगर ये सभी चीज़ें करता है एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ये सभी चीज़ें करता है तो उस पर उसकी ग्रेजुटी फॉरफिट की जा सकती है, मतलब उसकी ग्रेजुटी को रोका जा सकता है। ठीक है। होली और पार्शली फॉरफिचरमेंट ऑफ द ग्रेजुटी, राइट्स कर रहा है वो, डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहा है, ऑफिस में बात नहीं मान रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, एंड अदर वायलेंट बिहेवियर या मॉरल ट्रपिट्यूट कर रहा है, तो इन सभी केसेस पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की ग्रेजुटी को वो कर सकता है, क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विद इन 30 डेज। ठीक है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, हाँ, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब वो उस ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा उसे 30 दिन में उसकी ग्रेजुटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। इफ़ नॉट पेड, सिंपल इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा। जब ग्रेजुटी के मतलब कि वो हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, मतलब जब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी लेने के लिए के लायक हो जाएगा तब उसको 30 दिन के अंदर ग्रेजुटी पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज अदर केसेस में उसको क्या होगा, मतलब उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। तो हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट जितने ब्रीफ में हम आपको समझा सकते थे उतना कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गुड बाय।